एक मोची और एक तेल वाला आपस में पैसों के लिए लड़ रहे थे। डिटेक्टिव जे वहाँ से गुजर रहा था तो वो उन दोनों के पास जाता है तो वो दोनों उसे एक एक करके अपनी बात बताते हैं। पहले मोची कहता है, ये सिक्के मेरे हैं, मैंने जिंदगी भर मेहनत की है इन्हें कमाने के लिए। ये तेली झूठ बोल रहा है, ये मेरे सिक्कों पर अपना हक जमा रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ये मोची के सिक्के नहीं है, ये मेरे सिक्के हैं, इसने मुझसे चुरा लिए और अब झूठ बोल रहा है, मेरे पैसे मुझे वापस भी नहीं कर रहा सर। डिटेक्टिव जे उन दोनों में से कौन सच बोल रहा है उसके लिए वो सिक्के पानी में डाल देता है और सिक्कों के ऊपर तेल तैरने लग जाता है, जिससे डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि तेल वाला आदमी सच बोल रहा है, क्योंकि जब वो भी लोगों से पैसे लेता होगा तो वो तेल सिक्कों में लग जाता होगा जो अभी पानी पर तैर रहा है। डिटेक्टिव जे ने केस सॉल्व कर दिया और पैसे तेली को दे दिए। कुछ देर बाद डिटेक्टिव जे के पास एक और केस आता है जिसमें दो लोग एक कुत्ते के लिए लड़ रहे थे। ये मेरा डॉग है, ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। दूसरा आदमी कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा डॉग है, इसने मेरा डॉग मुझसे चुरा लिया और अब उसे अपना बता रहा है। डिटेक्टिव जे को पता था कि कैसे पता किया जाए कि ये डॉग किसका है। उसने दोनों आदमी के हाथ में एक एक बिस्कुट दे दिया और कुत्ते ने उसी का बिस्किट खाया जो उसका असली मालिक है। डिटेक्टिव जे ने ये गुत्थी भी हल कर दी, पर तभी एक और औरत उसके पास आई। उसके पास एक नया केस था। वो केस थोड़ा अटपटा सा था। वो औरत डिटेक्टिव जे से कहती है, सर देखिए ना, मेरे बेटे को बहुत ही गंदी आदत लगी हुई है। ये पूरे दिन अपना अंगूठा ही चूसता रहता है। हम बहुत डांटते हैं पर ये अपनी आदत से बाज ही नहीं आता। आप ही कुछ कीजिए ना सर, हम तो परेशान हो गए हैं। डिटेक्टिव जे थोड़ा सोचता है और कहता है, आप इसको ढीली चड्डी पहना दीजिए, वो पूरे दिन अपनी ढीली चड्डी ही संभालता रहेगा और अंगूठा चूसना भूल जाएगा। ठीक है जी, मैं अब से ऐसा ही करूँगी। वैसे आपने कमाल का आइडिया दिया। डिटेक्टिव जे इस तरह ये तीनों केस सॉल्व कर देता है और अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करता है। एक जंगल में बबली पीलू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पीलू उसकी सौतेली बेटी थी। बबली पीलू को डांटते हुए कहती है, अरे करमजली, कितनी सुस्त है तू, घर का काम कब पूरा करेगी? अभी तुझे पानी गर्म भी करना है, बर्तन भी धोना है, पोछा भी लगाना है, क्या कर रही है तू? पीलू कहती है, माँ मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तभी वहाँ पर बबली का बेटा आता है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है। बबली कहती है, हाँ मेरे लाल, मैं तेरे लिए खाना बनवाती हूँ, तू मेरा लाल है, भूखा कैसे रहेगा? ओ पीलू, जल्दी से मेरे बेटे के लिए खाना बना। लेकिन माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। बबली कहती है, अच्छा मेरे लाल, तुझे फल खाना है, मैं तुझे आज फल ही खिलाऊंगी। पीलू जा नदी के किनारे से फल तोड़ कर ला, आज हम नदी के किनारे का ताज़ा फल खाएंगे। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं अभी जाके फल लेके आती हूँ। पीलू फल तोड़ने के लिए नदी के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो रोने लगती है। पीलू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है, माँ कहाँ हो तुम? काश तुम यहाँ होती तो मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? माँ कहाँ हो माँ? ऐसे दुखी होकर पीलू रोती रहती है। तभी वहाँ पर पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। बुलबुल पीलू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर बैठ के रो क्यों रही है? पीलू, मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है और मुझसे बहुत काम कराती है। मेरी असली माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुलबुल कहती है, लेकिन तेरे पापा तेरी सौतेली माँ को रोकते नहीं है क्या? पीलू, मेरे पिताजी को अत्याचार के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी सौतेली माँ उन्हें कुछ नहीं बताती है और मैं भी डर के कारण चुप रहती हूँ। बुलबुल पीलू को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, बेटी मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा है, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी। ऐसा कह के बुलबुल पीलू को अपने साथ ले जाती है। काफी देर तक जब पीलू घर नहीं पहुँचती है तो बबली अपने बेटे से कहती है, ना जाने ये करमजली कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, कहीं फल तोड़ते हुए नदी में ही तो नहीं बह गई? एक तरह से अच्छा ही होगा अगर ये नदी में बह गई होगी तो। शाम को उसका पति बबलू जब घर आता है तो वो कहती है, अरे बबलू जी देखिए, सुबह से पीलू घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है उसको अपनी माँ की याद आ रही होगी, तो कहीं वो उन्हें ही तो ढूंढने नहीं चली गई।
बबलू ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो डांटते हुए कहता है, अरे तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं अब ऑफिस से लौट रहा हूँ तब तुझे याद आ रहा है। मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बबलू अपनी बेटी की तलाश में जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको पीलू का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और पीलू पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन जाती है। एक दिन पीलू अपनी क्लिनिक में बैठी रहती है, तब उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी को देखकर पीलू कहती है, अरे माँ तुम। वो बूढ़ी औरत असल में बबली थी। बबली पीलू को पहचान नहीं पाती और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है। अरे बेटा पीलू, तू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझ पे कितना अत्याचार करी, आज तू डॉक्टर बन गई है। पीलू बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और वो उसके साथ घर जाकर देखती है कि उसके पिताजी कैसे हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी उसकी सौतेली माँ पर उसके गायब होने के बाद बहुत गुस्सा किए और उसको छोड़कर चल दिए थे। फिर बहुत मुश्किल से पीलू किसी तरह अपने पिताजी का कांटेक्ट निकालती है और उनसे संपर्क करती है। पीलू के पिताजी बबलू पीलू की तरक्की से बहुत खुश होते हैं और फिर वो पीलू के साथ वापस रहने आ जाते हैं। इस तरह पीलू संघर्ष के साथ सफलता को हासिल करती है। शोलापुर नाम के नगर में माला और ममता नाम के सास बहू थे। माला बहुत नखरे वाली थी और गुस्सा भी उतना ही था। अपनी बहू के बारे में थोड़ा सा भी कदर नहीं था। मगर ममता बहुत अच्छी थी। उसकी सास की बातें उसको सर आँखों पे, सास कुछ भी कहे मगर वो बहुत सहनशीलता से चलती थी। एक दिन माला टीवी देख रही थी तो उसकी फोन बजती है। अरे इस फोन को कोई दूसरा काम ही नहीं है, जब देखो तब बजता ही रहता है। कहते हुए फोन उठाती है। हेलो, कौन है? अरे मैं हूँ, तुम्हारी फ्रेंड विजया। अरे तुम कैसी हो? अरे क्या बोलूं माला, अगर मेरी बेटे की शादी करूंगी तो आने वाली बहू मुझे अच्छे से देखभाल करेगी, ये मैंने सोचा था। मगर ये महारानी मुझे तो रेत की तरह पीस रही है। अरे कैसी सास हो तुम, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है कि बोल रही हो बहू तुम्हें मार रही है। बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना है ये भी एक कला है, शायद तुम्हें ये पता नहीं। वही मेरी बहू को देखो, जितना बोलती हूँ उतना करती है, बैठो बोलने से बैठती है, उठो बोलने से उठती है। ऐसे विजया के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हुए घर में जो बहू को बुलाती है, अरे ममता कहाँ मर गई तुम? ऐसे जोर से बुलाती है। उसकी बहू ममता दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ माँ जी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? अरे क्या चाहिए पूछ रही है मुझे? इस टाइम पे मैं क्या पीती हूँ पता नहीं है? हाँ, आपको जूस लेके आऊँ माँ? और नहीं तो क्या। 5 मिनट सासू माँ, अभी लाती हूँ, कहते हुए रसोई में जाती है। इस तरफ फोन लाइन पे बात करते हुए विजया, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, सास के लिए उसके मन में कितना आदर है। हाँ, मुझे क्या समझी हो? जब भी तुम फ्री हो तब घर आ जाना, मैं समझाती हूँ बहू को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। अब फोन काट दो, मुझे जूस पीना है। कहते हुए फोन काट देती है। उतने में ममता जूस लाके देती है। जूस हाथ में लेके थोड़ा सा पीते हुए, अरे इसमें क्या मिलाया है? ग्लूकोज मिलाया है माँ जी। उस बात को सुनते ही ममता के मुंह पे वो जोर से जूस की ग्लास फेंक देती है। ग्लूकोज मिक्स करने के लिए किसने बताया था तुम्हें? पागल कहीं की, एक काम भी ठीक से करने नहीं आता है। जाओ पहले बिना ग्लूकोज के जूस लेके आओ, कहते हुए जोर से चिल्लाती है। ममता की आंखों में पानी भर आता है। रोते रोते फिर से किचन में चली जाती है। फिर से जूस बना के माला को ले आती है। ऐसे माला ममता को बहुत तकलीफ देती थी। ऐसे अपनी सास बनने की घमंड दिखाती रहती थी। एक बार अचानक जंगल से बकरी की भीड़ से एक बकरी इनके नगर में चली आती है। आके माला के घर के सामने खड़ी होती है। उस बकरी को देखते हुए ममता कहती है, अरे ये बकरी कितनी सुंदर है, बेचारी किसकी है पता नहीं, शायद रास्ता भूल के इस तरफ आ गई है। मगर इस नगर में तो भेड़ बकरी पालने वाले कोई नहीं है, शायद ये जंगल से इस तरफ आया होगा, इसको मैं ही पाल लेती हूँ। तभी वहाँ पे माला आती है और उस बकरी को देखती है। अरे इस बकरी कहाँ से आया? पता नहीं सासू माँ, जब मैंने देखा तब ये यही खड़ा था। अच्छा
इसको अगर हम मटन शॉप में बेच देते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे। अभी उसको कॉल करती हूँ। कहते हुए उस बकरी को टटोलते हुए देखती है। अरे ये तो पेट से है, इसको भगा दो। नहीं सासू माँ, मैं इसको पालूंगी। अरे इस घर में तुम्हें खाना डालने के लिए ही प्रॉब्लम है और इसको कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी रखेगा, इससे कोई लाभ है क्या? कम से कम दूध तक नहीं देती, इसको भगा दो। प्लीज सासू माँ, इसको जो चाहिए वो सब कुछ मैं करूँगी। ऐसे कहते हुए बहुत रिक्वेस्ट करती है। ममता बहुत गिड़गिड़ाने के बाद थोड़ा सोच के माला कहती है, अभी बेचोगे तो मटन शॉप वाला खरीदेगा नहीं, मगर इसको बच्चा होने के बाद मैं बेच सकती हूँ ना। हाँ, अगर ये बच्चा देता है तो बच्चे को मैं रखूंगी और इसे बेच दूंगी। थोड़े बड़े होने के बाद उन बछड़ों को भी बेच दूंगी, मुझे डबल अमाउंट मिलेगा। ऐसे मन में सोचते सोचते उस बकरी को घर में रखने की अनुमति देती है। ममता बहुत खुश होती है। उस बकरे को पीछे वाले आंगन में बांध के उसे दाना पानी देती है और उसके सामने बैठ के, अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी देखभाल मैं अच्छे से करूँगी। जब ममता ये कहती है तो बकरी की आंखों में भी पानी भर आता है। वह प्यार से अपना सर ममता की गोद में रखता है। ममता प्यार से उसके सर पे हाथ फैलाती है और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करती है। वह बकरी भी जहाँ ममता वहाँ पे जाती थी और जो बोलती थी वो सुनती थी। मगर माला मन में ये सोच रही है, अरे मैं इसको कब बेचूंगी। घर का सदस्य बना हुआ बकरी ममता को हेल्प भी करती थी। एक दिन माला हॉल में टीवी देखते हुए नींद में चली जाती है। ममता भी घर के सारे काम खत्म करके सो जाती है। बकरी हॉल के एक कोने में बैठी थी। तभी एक सांप धीरे से घर में घुस के माला के सोफे के नजदीक आता है। सांप को देखते हुए बकरी लगातार चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुन के बहुत गुस्से से उठती है माला। अरे बदमाश, मुझे शांति से नींद भी नहीं करने दोगे? तेरी मुंह बंद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हुए उठ के देखती है, उसकी सोफे के बगल में सांप है। डर से कांपते हुए दूर जाके खड़ी होती है। सांप भी डर के मारे वहाँ से चला जाता है। सांप जाते ही सासू माँ की आवाज सुन के ममता भी उठाती है। अरे सासू माँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछ रही है? अगर आज इस बकरी नहीं होती तो मेरी तो जान ही चली जाती। इस बकरी से मेरी जान बची। कहते हुए उसके पास आके उसके सर पे हाथ फैलाती है। क्षमा कर दो मुझे, तुम पेट से हो ये जानते हुए भी तुम्हें मैं मटन शॉप में बेचना चाहती थी, मगर तुम मेरी जान बचा दी। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं ममता से भी बहुत प्यार से रहूंगी। इस सबक से माला अपना गुस्सा और घमंड छोड़ के हंसते खेलते ममता के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देती है।